ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग बिल्कुल पाइथन के फंडामेंटल से पढ़ेंगे कि कैसे जब भी कोई अगर स्टूडेंट है जो अभी पाइथन सीखना शुरू कर रहा है और उसको कोई आइडिया नहीं कि पाइथन क्या है, तो आज हम उसी की शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल आराम से देखना है सबको, कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से हम करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या सिखाया जाता है? हमको सिखाया जाता है कि कैसे हम उस लैंग्वेज में आउटपुट लें। तो पहला जो आज हम टॉपिक करेंगे वो यही है कि पाइथन में आउटपुट कैसे लें। तो पाइथन जो है हमारी, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है वो? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब कि कैपिटल पी का मतलब कुछ और होगा और माइनस पी का सॉरी स्मॉल पी का मतलब कुछ और होगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब वर्ल्ड मेरा एक टेक्स्ट है तो उसको मैंने डबल कोट्स में लिखा, और प्रिंट फंक्शन है जिसके थ्रू मैं प्रिंट करूँगा। तो मेरा आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिमिलरली मैं कुछ और प्रिंट करना चाहता हूँ, कोई और टेक्स्ट, जैसे कि माय नेम इज़ सोमेश। तो ये भी एक टेक्स्ट है, जब मैं इसे प्रिंट कमांड चलाऊँगा तो इस प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बाई चांस ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट सोमेश और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये नहीं करेगा। ये मुझे क्या थ्रो करेगा? एक नेम एरर थ्रो करेगा। ये जो मुझे यहाँ पे ये लाल कलर से आ रहा है, इसे हम एरर बोलते हैं। ठीक है, ये पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो हमें जब भी कुछ इश्यू होता है ये तुरंत हमें बता देती है कि क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि नेम एरर है, और ट्रेस बैक करके ये हमें ये भी बता देता है कि कौन सी लाइन में एरर है। तो अगर मैं इस पूरे सेल में देखूँ तो मेरी जो पहली लाइन थी इसी में एरर है। अब इसमें वो मुझे क्या बोल रहा है? नेम एरर। नेम सोमेश इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब वो क्या देख रहा है कि मैंने इसमें कोट्स तो लगाए नहीं, तो वो एज्यूम कर रहा है कि ये शायद एक वेरिएबल है जो यहाँ पे होना चाहिए था, जिसकी वैल्यू मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। बट उसने मुझसे कहा कि हमने ये चीज़ को डिफ़ाइन ही नहीं किया है, तो हम इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये एरर आया है यहाँ पे। अब यहीं पे अगर मैं प्रिंट करूँ 7, तो 7 में एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का नहीं है, ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर को हम बिना कोट्स के प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 7.7 प्रिंट करूँ तो इसको हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये भी इजीली प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार एक और डेटा टाइप होता है जिसे हम बूलियन कहते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। ये अपने में अलग ही एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये बिना कोट्स के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज़ हम एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि वो उसमें स्ट्रिंग हो गई और इंटीजर्स, तो हम कुछ इस प्रकार से उसको प्रिंट करेंगे, कॉमा लगा के। ठीक है, अब देख सकते हो इसमें मैंने सारे प्रिंट स्टेट, सारी तरह की वैल्यूज़ जो हमने ऊपर देखी, इन स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, बूलियन टाइप, सबको एक ही लाइन में लिख दिया, बस कॉमा से सबको सेपरेट किया हुआ है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो वो कॉमा चला जाता है, और जो मेरा प्रिंट है उसमें स्पेस आ जाता है एक एक एलिमेंट के बीच में। ठीक है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है प्रिंट स्टेटमेंट का, और जिसे हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यही सेम स्टेटमेंट नीचे लिखूं और
प्रिंट स्टेटमेंट के एक पैरामीटर को चेंज करूं, सेपरेटर जिसे कहते हैं, और उसमें मैं स्लैश लगा दूं, फिर एग्जीक्यूट करूं, तो आप देख सकते हो कि हेलो के बाद स्पेस की जगह वो जो स्लैश मैंने मेंशन किया है वो आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मेरे प्रिंट स्टेटमेंट में सेपरेटर की जगह मुझे कॉमा शो होना चाहिए और फिर मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो अब आप देख सकते हो कि अब कॉमा आ रहा है। ठीक है। आई होप इस पे किसी को डाउट नहीं है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ हेलो, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ वर्ल्ड। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होगे कि पहली लाइन में तो हेलो प्रिंट हुआ है, दूसरी लाइन में वर्ड प्रिंट हुआ है। ठीक है। तो बाय ऑटोमेटिकली जब भी आप अलग प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हो, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट होता है। अब अगर मैं इसमें प्रिंट हेलो करूं, और जैसे सेपरेटर एक और पैरामीटर होता है जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसे कहते हैं एंड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड पैरामीटर वो न्यू लाइन होता है इसमें। ओके। तो एंड क्या होता है? एंड हमें बताता है स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू। ओके। तो लास्ट जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्लैश एन है ये हमारे अ, जो आउटपुट है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा हेलो वर्ल्ड दोनों एक साथ प्रिंट हो एक ही लाइन में, तो मैं अपने एंड की वैल्यू चेंज कर दूँगा। क्या दे दूँगा? स्पेस दे दूँगा। और मैं फिर से यही प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर दूँगा। तो अब आप देख पा रहे होगे कि हेलो और वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं चाहता कि अब अभी मैंने यहाँ स्पेस दिया है, अगर उसकी जगह मैं चाहूँ तो कोई और कैरेक्टर भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डैश कैरेक्टर दे रहा हूँ। तो हेलो वर्ल्ड, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने डैश दिया था स्पेस की जगह वो प्रिंट हो गया है। ठीक है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट है तो मुझे चैट में बताओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभी वो है डेटा टाइप्स। पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटा टाइप होता है इंटीजर, जो बिल्कुल हमारे मैथ्स के इंटीजर की तरह ही होता है, जिसमें हम नॉर्मल नंबर्स जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरीके से प्रिंट करते हैं। ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है
1 raised to the power 1 into 10 to the power 308। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतना बड़ा नंबर प्रिंट करूँगा, जिसको पाइथन में हम ऐसे लिखते हैं 1 ई का मतलब होता है 10। ओके, तो 10 की पावर 30 308 तो प्रिंट कर रहा है 309। आप देख सकते हो यहाँ पे 309 की पावर को ये इन्फिनिटी लेता है, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है जो इंटीजर की हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू अगर हमने डाली है या हमारे आउटपुट में जनरेट हो रही है तो वो उसको इन्फिनिटी ही कंसिडर करेगा। ठीक है, दूसरा डेटा टाइप हमारे पास है डेसिमल। इसको, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब डेसिमल फ्लोट, जिसे हम नॉर्मल मैथ्स में डेसिमल बोलते हैं, उसको हम पाइथन की भाषा में फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट क्या है? ये हमारा पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ जो भी रहती हैं इन्हें हम फ्लोट्स बोलते हैं। ओके, और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 1.7 E309। ठीक है, इससे बड़ा अगर नंबर होगा तो ये इन्फिनिटी हमें देगा। ओके, और मैं एक और डेटा टाइप आपको बताता हूँ। दूसरा डेटा टाइप है हमारा बूलियन। बूलियन जैसे मैंने पहले बताया था, दो वैल्यूज़ होती हैं बूलियन में हमेशा। एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारी दो वैल्यूज़ होती हैं जो बूलियन टाइप की होती हैं। तो इन्हें कोट्स में हमें नहीं देना पड़ता। ये आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो जाता है जब हम बूलियन डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम इतनी देर से यूज़ कर रहे थे, वो था स्ट्रिंग डेटा टाइप जो हम डबल कोट्स में यूज़ कर रहे थे। आप उसे टेक्स्ट बोल सकते हो या स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो उसको अगर हमें प्रिंट करना है तो हम डबल कोट्स का हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, और अगला डेटा टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स का। ये भी एक डेटा टाइप है पाइथन पे, पर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। कभी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस या हमें कोई ऐसा कैलकुलेटर टाइप वाला प्रोग्राम बनाना हो तब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना कि 5 हमारा जैसे नंबर है प्लस 6 और हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट जे, तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि इसकी क्या ज़रूरत है। क्या पाइथन में हम थोड़ा कैलकुलेशंस भी करते हैं, क्योंकि डेटा पाइथन क्या थी एक्चुअली, एक मैथमेटिकल टूल हमने डेवलप किया है। सारी कोडिंग लैंग्वेज एक मैथमेटिकल टूल होती हैं जो हम कैलकुलेशंस अपनी फास्ट कर सकें। तो जो जो हमने मैथ्स में किया ऑलमोस्ट तो सब कुछ पॉसिबल होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अच्छा, इसमें एक और डेटा, इसमें एक नया डेटा टाइप है जो बाकियों में नहीं होता है, वो उसे हम कहते हैं लिस्ट, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में ज़्यादातर एरे के नाम से जाना जाता है। तो एरे की जगह यहाँ पे पाइथन में होती हैं लिस्ट।
लिस्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और ये ऑर्डर फॉलो करती हैं। ठीक है, अगर आप लिस्ट लिखो, तो ये एक लिस्ट फंक्शन है जिससे आप लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आपको एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो ऐसे आप लिस्ट फंक्शन को कॉल करो और आप एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हो। तो हमेशा लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तभी उसे लिस्ट कहते हैं। और लिस्ट में अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लिस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी बस उसका सबका ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या डेटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में होते हैं। ठीक है, अगला एक डेटा टाइप होता है टपल का, और इसे हम कैसे लिखते हैं? इसको हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उनके अंदर लिखते हैं। ठीक है, एक और डेटा टाइप होता है पाइथन में जिसे हम सेट्स कहते हैं। सेट्स को हम करली ब्रेसेस से लिखते हैं। ओके, ऐसे। तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सेट कहलाता है। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो लिस्ट होती हैं, जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं वो टपल में होते हैं, और जो करली ब्रैकेट्स में होते हैं एलिमेंट्स वो सेट्स होते हैं। ठीक है, अब एक और डेटा टाइप होता है, उसे हम कहते हैं डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर की तरह होता है। मतलब कि जैसे मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें भी करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक की देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ नेम, उसकी वैल्यू से कोलन लगा के वैल्यू, ये जो दो डॉट्स मैंने लगाए इन्हें कोलन्स कहते हैं। तो इसके आगे हम वैल्यू दे देंगे। नेक्स्ट, दूसरी की कॉमा लगा के मैं दूसरी की लिख रहा हूँ, ये मेरी की है। की के सामने कोलन लगा के मैं उसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेल। ठीक है, तो ये एक तरीके का डेटा टाइप हो जाता है हमारे लिए, जहाँ पे हम की वैल्यू पेयर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल देखने में, अगर किसी को जेसन पता हो तो बिल्कुल जेसन की तरह ही है। तो जेसन क्या है वो आप गूगल कर लेना। तो वो भी एक तरीके से नोटेशन होता है कि कैसे चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है उसे की कहते हैं, फिर कोलन, और फिर वैल्यू, की वैल्यू पेयर, तो इसीलिए डिक्शनरी कहलाता है। तो अगर हम एम्प्टी ब्रेसेस, इन्हें जो करली ब्रेसेस ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें हम ब्रेसेस कहते हैं। अगर हम करली ब्रेसेस एम्प्टी करेंगे तो वो सेट्स कहलाता है। लेकिन अगर उसके अंदर हम की वैल्यू पेयर में डेटा एंटर करेंगे तो वो डिक्शनरी कहलाता है। जैसे कि एक फंक्शन होता है टाइप, अगर हमें पता नहीं है कि वो कौन से टाइप का हमारा वेरिएबल है या एलिमेंट है, तो हम उसको टाइप फंक्शन के अंदर लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया। अब ये मुझे रिटर्न करेगा कि कौन सी टाइप का एलिमेंट है। ये लिस्ट टाइप का एलिमेंट है। यहीं पे अगर मैं इसको कॉपी करूं और फिर लगाऊं टाइप, तो ये मुझे बताएगा कि ये डिक्शनरी टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की,
जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स विच कैन होल्ड एनी वैल्यू इज अ कंटेनर दैट कैन होल्ड एनी वैल्यू। ये हमने स्कूल में पढ़ी हुई डेफिनेशन, जो आज तक हम उसको यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, और उसमें मैंने स्टोर कर दिया नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई। सिमिलरली मैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ, जैसे कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, और फिर मैं उन पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे a प्लस बी। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक हम वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। ये क्या चीज़ होती है कि पाइथन में अगर आप कहीं पे भी, जैसे आप एक वेरिएबल कांस्टेंट, कोई भी एक वेरिएबल का नेम डिफाइन कर दो, ठीक है, उसके बाद आप उसको वैल्यू असाइन कर दो, तो आपका जो वेरिएबल है वो वहीं के वहीं डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये मेरा डिफाइन हो चुका है। लेकिन जैसे सी प्लस प्लस और जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें स्टैटिक टाइपिंग होती है। मतलब उसमें पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप क्या, किस टाइप का वेरिएबल लेने जा रहे हो। जैसे कि ऐसे इंट ए करके, फिर आप कहीं आगे जाके उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हो। राइट, ऐसे ही होता है ना सी प्लस प्लस में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर कोई अपडेट आ गया हो तो मुझे बता देना। और यूजुअली पहले क्या होता है, पहले डिक्लेरेशन होता है फिर इनिशियलाइजेशन। इसमें इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ हो जाता है। मतलब मैं एक ही लाइन में बता देता हूँ कि मेरा ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं 5 कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि ए जो है वो इंट टाइप का वेरिएबल होगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप करके देखूँ टाइप ऑफ ए, तो ये इंट टाइप है। देखो, इसको अपने आप पता चल गया। मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा था कि इंट ए होना चाहिए, पर इसे पता है कि ए इंट ए है। बेस्ड ऑन व्हाट वैल्यूज, अंदर की वैल्यू पढ़ के इसने गेस कर लिया कि क्या चीज़ है। तो इसे हम स्टैटिक डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। ठीक है, वैसे इतना कोई कुछ पूछता नहीं है, बट बहुत बेसिक इंटरव्यूज उसमें कोई पूछ ले तो क्या पता। वाइवा वाइवा में पूछते होंगे शायद कॉलेज में, कंपनीज में तो नहीं पूछते ये सब फालतू चीज़। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है। अब जैसे कि मैंने वैल्यू डाली a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज़ ये प्रिंट करनी है, तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख सकता हूँ, और जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ओके। और पाइथन में ऐसे भी आप वैल्यूज़ इक्वेट करके इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर सबकी वैल्यूज़ एक ही होनी थी तो ये भी गलत तरीका नहीं है करने का। आप ऐसे भी कहीं पे लिखा है तो आप कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, हालांकि आपको वैसे समझ आ ही गया होगा, मैं इतनी देर से लिख रहा हूँ। तो जब आप हैश करते हैं, ये जो सिंबल है हैश बोलते हैं इसे, तो उसके आगे आप जो भी लिखते हो वो उसे कमेंट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है
कि इसको प्रोग्राम नहीं देखेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है A=B, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको बस वो टेक्स्ट की तरह रीड करके इग्नोर करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है। सो हैश दिस इज सेकेंड लाइन। कमेंट का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। जब भी आप कोई कोड लिखो, ट्राई करो कि आप कमेंट डालना मत भूलो, क्योंकि कल को आप तो प्रोग्राम लिख दोगे लेकिन जो नेक्स्ट डेवलपर आएगा आपकी जगह पे, वो समझ नहीं पाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो उसके लिए आपको कमेंट कर हैश लगा के कमेंट में लिखना चाहिए। और कमेंट में क्या लिखना चाहिए? वॉट लाइक वॉट इज डन इन नेक्स्ट लाइन। ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इनिशियलाइज दी कॉन्स्टेंट्स। ओके। सो A=4, B=6। ठीक है। और जब मैंने कॉन्स्टेंट्स की बात करी है तो आप एक कन्वेंशन याद रखना, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो जब भी आप कोई कॉन्स्टेंट्स की फ़ाइल बनाओगे तो कोशिश करना कि जो आपका वेरिएबल नेम हो वो कैप्स में हो, मतलब कैपिटल्स में। तो जैसे कि A=4, सॉरी, हाँ, जैसे मेरे को यहाँ पे कोई की देनी है कि किसी फाइल का पाथ देना है, पाथ एंड क्यू, तो मैं उसको कैप्स में दूंगा। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है, तो अगर आप आगे यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि जो इसमें अभी पाइथन 3.10 में आई थिंक 33 कीवर्ड्स हैं। ओके। सो कीवर्ड्स एक ऑटो फंक्शंस होते हैं, नाम होता है। ठीक है। जैसे कि हमारा प्रिंट हो गया। ओके। सम हो गया, प्रिंट सम। और क्या होता है? प्रिंट सम, सॉर्टेड। ठीक है। और भी ऐसे कुछ 33 कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअली कोई या तो कोई फंक्शन का नाम होता है या फिर वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, अगर हम उनका यूज़ करके हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर देंगे तो बाद में अगर हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे sum=0 कर देता हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ sum A+B। ओके। तो अब इसने मुझे एरर थ्रो किया। क्यों एरर थ्रो किया? क्योंकि मैंने sum=0 करके इसको एक वेरिएबल बना दिया और अब वो वेरिएबल बन चुका है। तो अब मैं जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है सम, उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम इन कीवर्ड्स को ना यूज़ करें एज अ व्हाट यू कॉल एज वेरिएबल्स। अब कीवर्ड से याद आया तो कीवर्ड्स इन पाइथन, सो
ये हैं वो सारे कीवर्ड्स। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 35 कीवर्ड्स। ओके, बढ़ गए हैं। जैसे कि फॉल्स हो गया, अवेट हो गया, नन, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एसिंक, असर्ट, एज, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, are, pass, raise, return, try, while, with, yield। ये सब ऐसे कीवर्ड्स हैं। ओके, सो कोशिश करना कि इनको ना यूज़ करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अगर नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स आपको पता करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, हेल्प में जाके कीवर्ड्स टाइप करो और आपको सारे कीवर्ड्स पता चल जाएंगे जो इस यहाँ पे पाइथन में हैं, जिनको आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक मैं जैसे बता रहा था, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स हो गए आपके वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम। ओके, इनको हम कीवर्ड्स नहीं लगते, लेकिन जो भी हम किसी फंक्शन, इन सब चीज़ों के नाम जो हम रख रहे हैं, इन पर्टिकुलर चीज़ों को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अच्छा, आइडेंटिफायर के रूल क्या होते हैं? आइडेंटिफायर का रूल होता है कि यू कांट स्टार्ट विद अ डिजिट। ओके, मतलब कि आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो आप ऐसे वन नेम नहीं लिख सकते हैं। ऑल्दो आप नेम वन करके वेरिएबल बना सकते हो, बाद में आ सकता है, पहले नहीं आ सकता। तो आपने नेम वन इक्वल टू सोमेश बना दिया, फिर इसे प्रिंट कर दिया। ओके। अच्छा, आप अगर चाहो तो जो आपका आइडेंटिफायर है उसमें यू कैन यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल, लाइक अंडरस्कोर। मतलब कि अगर मैं अंडरस्कोर को ऐसे लिखता, सोमेश, तो वो भी एक वेरिएबल बन जाता। ओके, तो अगर मैं कल को प्रिंट करूं अंडरस्कोर, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है, अब हमको आउटपुट देना तो आ गया, बट हम चाहते हैं अब यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है, इतनी देर से हम तो फिक्स्ड इनपुट ही ले रहे थे, और हम चाहते हैं हमको यूज़र से इनपुट लेना है, हमें नहीं इनपुट अपना डालना। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनपुट फंक्शन में हमने यूज़र को क्या डिस्प्ले करना है, मैसेज। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा एंटर ईमेल, या कहते दो एंटर एज। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा एज, मैं यहाँ पे लिखूँगा 30। तो ये मेरे को इनपुट आ गया। अच्छा, अब ये जो मेरा इनपुट है, मैं जानना चाहता हूँ ये इनपुट मेरा किस टाइप में है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप, और ये मेरा स्टेटमेंट, मैंने यहाँ डाला 30 STR।
str माने स्ट्रिंग। तो जो मेरा इनपुट फंक्शन है वो हमेशा मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप में आंसर देगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मुझे चाहिए है इनपुट यूज़र से इंट में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे टाइप कास्ट कर दूँगा। टाइप कास्ट माने उसका डेटा टाइप चेंज कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर डाला, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे टाइप लगा दूँ, इसको टाइप करके सॉरी टाइप, और फिर मैं इसको रन करूँ, फिर मैंने दिया 4। अब मेरा डेटा टाइप हो गया है इंट, ओके। और यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को कहीं स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें ऐसे वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ओके। सेकेंड नाम इंट इनपुट टर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो अभी हमने सीखा कि हम ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट नम वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल से ऐड करूँगा, ओके। और फिर मैं प्रिंट करके आउटपुट लूँगा, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करके उस आउटपुट का टाइप भी ले लूँगा, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 10, आउटपुट आया मेरा 15। किस टाइप का, इन टाइप का, ठीक है। अब जब हमने थोड़ा, मैं एक वर्ड यूज़ कर ही चुका हूँ टाइप कास्ट, तो उसी को हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये टाइप कास्ट या और टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं a = 5 करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ ए, टाइप ऑफ ए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये क्या टाइप का होगा, इन टाइप का होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं ए में ऐड कर दूँ एक फ्लोट डेटा टाइप, तो देखो क्या हो गया, मेरा ए का ही टाइप बदल गया। क्यों? क्योंकि मैं इंटीजर के प्लस फ्लोट ऐड किया, तो अब मेरी वैल्यू क्या हो गई 10.6, जो कि एक फ्लोट है, ओके। तो ऑटोमेटिकली मेरा ए का टाइप भी चेंज हो गया फ्लोट डेटा टाइप में। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब मैंने अलग से नहीं यहाँ पे फ्लोट का फंक्शन यूज़ किया, बट इसने ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन दी वैल्यूज़ उसको फ्लोट असाइन कर लिया, ओके। अगला है हमारा प्रिंट, और दूसरा मैं जैसे आपको बताया कि हम चाहें तो एक्सप्लिसिटली भी चेंज कर सकते हैं। कैसे?
b इक्वल टू, मैंने 5 किया, उसके बाद मैंने उसका टाइप कास्टिंग कर लिया। टाइप कास्टिंग कैसे कर लिया? फ्लोट b, ठीक है। तो मेरा आउटपुट आया फ्लोट के, क्योंकि मैंने b जो इंटीजर होना चाहिए था उसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा सोचो क्या हो अगर मैं इंटीजर को स्ट्रिंग से ऐड करूं, बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए? ये हमें एक एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट एंड स्ट्रिंग, ठीक है। हम दो अलग डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, ये हमें ये एरर थ्रो कर रहा है। अच्छा क्या होगा अगर मैं इंट 5 करूं, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट होगा। और ये क्या मुझे वैल्यू देगा? इसने मेरे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ओके। अब एक और सुपर इजी टॉपिक हम कवर करते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है? लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं कि जैसे हम वैल्यूज़ अपनी, डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ होती हैं पाइथन में, उनको हम लिटरल कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे बाइनरी लिटरल ऐड करना है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे आप आगे वैल्यूज़ भी देखोगे, ठीक है। तो ये बाइनरी लिटरल है। लिटरल क्या मतलब कि जैसे बाइनरी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, वही लिटरल होता है। ओके। तो अगर मैं प्रिंट ए करूं तो देखो ये 4 की वैल्यू होती है। अगर हम डेसिम बाइनरी फॉर्मेट में जाएं तो 4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 4 ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, 2 रेज टू पावर 0, 1, 2 रेज टू, फिर 2 टू द पावर, तब यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आता है और यहाँ पे 4 आता है। ओके। डेसिमल्स को हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं डेसिमल, लिटरल पे। ऑक्टल को कैसे लिखते हैं? 0, 3, 1, 0। ये क्या है? ये है ऑक्टल लिटरल। ओके। तो मैं प्रिंट करता हूँ तो ये वैल्यू है 200 की। ओके। और ऐसे ही हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल को हम कैसे प्रिंट करते हैं? हेक्साडेसिमल को हम प्रिंट करते हैं ऐसे, हेक्साडेसिमल। फिर हम हेक्साडेसिमल को लिखते हैं
तब तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कैसे पाइथन में आउटपुट देते हैं। ओके, उस आउटपुट को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं कोड्स के साथ। और प्रिंट स्टेटमेंट में हमें वेरिएबल नेम भी हम दे सकते हैं, बट वो वेरिएबल नेम डिफाइंड होना चाहिए। हम इंटीजर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम फ्लोट्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम बूलियन वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और अगर मुझे एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट करनी है डिफरेंट डेटा टाइप्स की, तो उनको मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं उन अलग अलग वैल्यूज़ के बीच में कोई कैरेक्टर देना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं कॉमा देना चाहता हूँ, तो वो मैंने देखा। प्रिंट स्टेटमेंट के यूसेज देखे। और प्रिंट स्टेटमेंट, दो प्रिंट स्टेटमेंट को एक ही लाइन में कैसे लाना, वो मैंने देखा। और फिर हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात करी कि इंटीजर क्या होते हैं, डेसिमल और फ्लोट क्या होते हैं, बूलियन क्या होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल कैसा दिखता है, सेट्स कैसा दिखता है, डिक्शनरी क्या होता है। टाइप फंक्शन को यूज़ करके देखा हमने। हमने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया। हमने डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, वो समझा। हमने फिर डिफरेंट टाइप वेरिएबल्स की असाइनमेंट देखी, कैसे वेरिएबल में असाइनमेंट करते हैं। कमेंट्स कैसे लिखते हैं, हमने वो देखा। ओके, फिर हमने कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में जाना। कैसे कितने कीवर्ड्स हैं पाइथन में, वो हमने देखा। अराउंड 35 कीवर्ड्स हैं। ओके, फिर हमने आइडेंटिफायर देखा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। ओके, फिर हमने यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं, हम वो सीखा। ओके, और हमने यूज़र इनपुट को स्प्लिट इनपुट को टाइप कास्ट करके देखा, उसका टाइप देखा, टाइप कास्ट और कन्वर्जन देखा। ओके, हमने देखा कैसे हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप वाले एलिमेंट को इंटीजर कैसे बना सकते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने बाइनरी लिटरल पढ़े, डेसिमल लिटरल के बारे में जाना, ऑक्टल लिटरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पाइथन में, वो देखा। और हेक्साडेसिमल कैसे होता है, वो देखा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत बार जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो भी हम टेस्ट देते हैं उसमें क्या होता है कि हम यूज़र से मल्टीपल इनपुट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इनपुट्स जब हम लेते हैं, तो अब यूज़र को मैंने इनपुट एंटर वैल्यूज़ करने को दे दिया। ठीक है, अब वो जो वैल्यूज़ डालेगा वो स्पेस सेपरेटेड होंगी। ठीक है, तो अब मैं उन सारी वैल्यूज़ को अलग से स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं एल इक्वल टू लिस्ट बना के जो उसने वैल्यूज़ दी हैं उनको स्प्लिट कर दूँगा। हम स्प्लिट फंक्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। ठीक है, स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट फंक्शन को अगर हम अंदर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं, तो वो स्पेस को ही यूज़ करता है। ठीक है, फिर एंड में हम प्रिंट एल कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लेता हूँ, 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7, फिर एंटर करता हूँ, तो ये देखो मेरी जितनी वैल्यूज़ थी स्पेस सेपरेटेड वो अलग से बन गई। ओके, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसका इनपुट इंटीजर में जाता था, तो मैं क्या कर सकता था, मैं इसको मैप कर सकता था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और एक बार देख लो कि
क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बाकियों से मिस हो जाती हैं। तो जब हम टेस्ट देते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ भी थी। ऑब्जेक्ट के बाद उसे वापस लिस्ट में भी कन्वर्ट करना होता है। 1 2 3 4 5 6, ये देखो। तो इस तरीके से मैंने एलिमेंट्स बना लिए 2 3 4 5 6। ओके।